Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. First of all, so sorry guys कि इतनी देर बाद वीडियो आ रहा है. I wasn't keeping well जिसके चलते I couldn't come for the recording. But now I'm back and I assure you कि अब से जो videos रहेंगी they are going to be in continuity. So let's get started with the lecture. So our first topic for today is something which is important from your exam point of view, that is Gulf Cooperation Council or simply GCC. अगर हम GCC की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था ये 1981 में. सो इन 1981 GCC और द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल it was established. Now first of all जिसके नाम में आ गया आपके गल्फ, तो ये कौन सी कंट्रीज है? They are all the Gulf countries. तो ये कौन सी है? जितनी भी आपकी गल्फ कंट्रीज हैं उसमें से एक एक्सेप्शन जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो जितनी भी आपकी गल्फ कंट्रीज हैं उन सब का कॉपरेशन है. एंड नाउ दीज एरियाज जो आपके गल्फ वाले एरियाज हैं, दे आर हाईली रिच इन ऑयल एंड एनर्जी रिजर्व्स. तो ये वो कंट्रीज हैं जिनके पास एनर्जी और जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं उन सब का एक एमालगमेशन है ये, ठीक है. और जो ऑयल वाली है वो हम आगे भी, दैट इज ओपेक, जो पूरी दुनिया में जो है आपका ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कंट्रीज करती है. सो गल्फ कंट्रीज कौन सी है? जो रिच हैं बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी रिसोर्सेज में. अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, ये आ गई आपकी गल्फ कंट्रीज. ये कौन कौन सी है आपकी? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें आप, गल्फ कंट्रीज वो सारी कंट्रीज हैं जो आपके पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करती है. नाउ ईरान फॉर दैट रीजन इज नॉट अ गल्फ कंट्री. तो क्योंकि ये इस तरफ पड़ती है तो आपके जो इस बॉर्डर के इस तरफ वाली कंट्रीज हैं जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करती हैं वही आपकी गल्फ कंट्रीज है. तो ईरान अगर पेपर में आए, इज इट अ गल्फ कंट्री? सो नो, ईरान इज नॉट अ गल्फ कंट्री. नाउ GCC जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज. 6 कंट्रीज या नेशंस का एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से नाउ देयर आर 7 कंट्रीज जो आपके पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करती है. नॉट टेकिंग ईरान इन दिस, ठीक है. ये गल्फ कंट्रीज में नहीं आती तो मैं ईरान का नाम नहीं इसमें ऐड कर रही हूँ. 7 ऐसी कंट्रीज हैं जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करती है और 7 में से 6 ऐसी कंट्रीज हैं जो GCC का पार्ट है. एक कंट्री जो इसका पार्ट नहीं है, दैट इज योर इराक. इराक का एक बहुत हल्का सा बॉर्डर जो है आपके पर्शियन गल्फ को टच करता है एंड इराक इज नॉट पार्ट ऑफ GCC. सो इन द पेपर if at all they ask you that which among the following being a Gulf country is not part of GCC, so it is Iraq. And is Iran a Gulf country? No, Iran is not a Gulf country. Iraq being a Gulf country but not part of GCC, ठीक है. तो इराक नहीं है आपका. कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतार, UAE, ओमान, ये सब क्या है आपकी गल्फ कंट्रीज या आपके जो गल्फ कंट्रीज वो हैं. सो इस्टेब्लिश इन 1981 और ऑफन इट इज नोन एज अरब नाटो. सो अगर आपको पेपर में कभी आए कि अरब नाटो कौन सी कंट्रीज को कहा जाता है, सो वो आपकी GCC की जो कंट्रीज हैं उनको हम अरब नाटो भी कहते हैं. नाउ गल्फ कंट्रीज जैसे कि मैंने आपको बताया आर ऑल दोज कंट्रीज जो बॉर्डर करती है पर्शियन गल्फ को, एक्सेप्ट इराक. सो इराक ऐसी एक कंट्री है जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर तो करती है बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ GCC. सो कितनी कंट्रीज पीछे रहेगी? पीछे रह गई आपकी 6 कंट्रीज. तो यहाँ पे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैंने यहाँ पे कंट्रीज के नाम बताए हैं और उनकी कैपिटल, करेंसी, एवरीथिंग. सो इट कैन बी आस्क्ड इन योर GK पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पूछ सकते हैं कि सऊदी अरब है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या यूज होती है. तो ये सब चीजें आप याद रखना. नाउ अगर हम बात करें सऊदी अरब, नाउ सऊदी अरब का आप एक चीज याद रखना कि 80% जो अरब पेनिनसुलार है ना आपका, जो आपका ये पेनिनसुलर, पहले तो पेनिनसुलार क्या होता है? अरब पेनिनसुलार हो गया. पेनिनसुलार इज एनीथिंग विच इज बॉर्डर्ड बाय 3 साइड से वो पानी के साथ घिरा हुआ है. जो चारों साइड से होता है वो आपका आइलैंड है, जो 3 साइड से है वो आपका पेनिनसुलार है. सो इस अरब पेनिनसुलार में अगर
80% किसी कंट्री का डोमिनियंस है, किसी कंट्री का डोमिनेट करता है, तो वो आपका सऊदी अरब है। अगर हम कुवैत की बात करें तो कुवैत की करेंसी दैट इज कुवैती दिनार, इट इज द हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी इन द वर्ल्ड। तो जिस सबसे बड़ी जिस करेंसी की वैल्यू है दैट इज योर कुवैती दिनार। फाइन, सो ये आपके कंट्रीज के नाम यहाँ पे आगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दैट इज योर कतार। कतार इज ऑल्सो अ पेनिनसुला। ये देखिए कतार भी आपका एक पेनिनसुलार है, तीनों साइड से ये पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, पेनिनसुलार है। ओके, नाउ वे आर द हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट, फर्स्ट ऑफ ऑल सऊदी अरब का डोमिनियंस है आपके इन रीजन के ऊपर, सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर्स आर एट रियाद, विच इज द कैपिटल ऑफ व्हाट? इट इज द कैपिटल फॉर सऊदी अरबिया। सो इसकी ही कैपिटल में इसका हेडक्वार्टर्स है। नाउ व्हाई इज जीसीसी इंपॉर्टेंट? जीसीसी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में इन्होंने एक डील को साइन किया है। नाउ डील जो साइन हुई है उसके बारे में जानने से पहले वी हैव टू गो बैक टू द बैकग्राउंड कि वो डील साइन क्यों हुई है या उसकी ज़रूरत क्या थी साइन करने की। नाउ दिस हैपेंड लॉन्ग बैक, नॉट वेरी रिसेंटली ऑल्सो, 2017 की बात है, जब इन 2017 सऊदी अरबिया एंड जीसीसी जो है आपके 6 की 6 कंट्रीज और कुछ आपकी जो नॉन जीसीसी कंट्रीज है, नॉन गल्फ कंट्रीज हैं, उन लोगों ने एम्बार्गोस या एक तरीके का क्या बोलते हैं, ट्रेड करने के ऊपर रोक लगा दिया। सो इन्होंने क्या, ब्लॉकेड इज द करेक्ट वर्ड, एम्बार्गोज या ब्लॉकेड कर दिया। किसको? कतार के ऊपर इन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया कि भाई कोई भी कंट्री जो है इनके साथ ट्रेड नहीं करने वाली है, जिसके चलते इन्होंने अपने जितने भी डिप्लोमेटिक टाइज थे कतार के साथ खत्म कर दिए। नाउ ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए बिकॉज कतार वाज बिलीव्ड कि वो ईरान के साथ मिलकर टेररिस्ट एक्टिविटीज, क्योंकि दोहा जो है वो आपका जो ईरान है उसके बहुत क्लोज है और इतना ज़्यादा ट्रेड वहाँ से होता भी है, तो जिसके चलते उन्होंने बोला कि दोहा बिकॉज बिंग वेरी क्लोज टू ईरान, और कतार जो है उसके ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस भी हैं, एंड सऊदी की और ईरान की तो वैसे भी नहीं बनती, तो जिसके चलते 2017 में ऐसा इन्होंने बोला कि कतार दोहा जो है उसके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड किया जा रहा है एंड इट इज़ हेल्पिंग ईरान टू डू सो, जिसके चलते 2017 में कतार के ऊपर सऊदी अरबिया और जितने भी आपकी जीसीसी कंट्रीज थी उन्होंने इसके ऊपर एम्बार्गोज या ब्लॉकेट्स लगा दिए हर तरीके के डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर। फाइन, अब हुआ क्या? ओके, ओके, सो सॉरी। हाँ, अब क्या था? सो ये आपका कतार है, इसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिए, डिप्लोमेटिक टाइज लगा दिए। नाउ कतार को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये सब कंट्रीज आगे पीछे है और ये पर्शियन गल्फ को शेयर करती हैं। अब पर्शियन गल्फ को डिवाइड तो नहीं किया कि भाई इतना तू रख, इतना मैं रखूंगी, यहाँ से पूरा रोड घूम के मैं चले जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। ये सब जो है ये सब शेयर करते हैं, ये सारी की सारा पर्शियन गल्फ, जिसके चलते जब कतार के ऊपर एम्बार्गोज लग गए, डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर ब्लॉकेड लग गया, ब्लॉक्स लगा दिए, तो कतार अब ट्रेड कहाँ से करेगा? सो कतार हैड टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, जिसके चलते ईरान जो बिल्कुल इसके पास है, ईरान ने अपने जो थे पर्शियन गल्फ का रास्ता इसको दिया कि भाई तो यहाँ से जाके ट्रेड कर, जिसके चलते और ज़्यादा जो था 2017 में कतार के लिए इट बिकेम मोर डिफिकल्ट एंड जीसीसी ने इन रिटर्न कतार से गुस्सा होकर और ज़्यादा ब्लॉकेड और स्ट्रिक्ट जो थे इसके खिलाफ एक्शंस लेना शुरू कर दिया। नाउ Why is it in news? The news is कि 2017 में ये सब हुआ, ये आपका बैकग्राउंड स्टोरी आ गया, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि हाल ही में एक डील साइन हुई है। उस डील का नाम क्या है? डील का नाम है सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी डील। सो इफ इट ऑल आपको पेपर में आए कि सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी डील इनमें से किसके साथ रिलेशनशिप में आता है, तो वो आप देख के समझ जाना वो जीसीसी के रिलेशन में आता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस उन्होंने बोला है जितने
जितनी भी आपकी गल्फ कंट्रीज है उन्होंने बोला है हमने जो भी एम्बार्गोज, जो भी ब्लॉकेड्स जो हमने कतार के ऊपर पहले लगाए थे, हम उनको क्या करने वाले, उन सबको रिफ्ट या उन सबको उठाने वाले हैं। नाउ ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा किया गया है ताकि गल्फ कॉर्पोरेशन, जिसके नाम में ही कॉर्पोरेशन है, आप उसमें से एक कंट्री को ऐसे अलग कर देंगे तो कॉर्पोरेशन कहाँ से होगा? सो एज द नेम सजेस्ट कि अब सब जितनी भी कंट्रीज हैं सॉलिडारिटी, एक साथ जुट बनकर स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड करेगी। सो सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी डील, उसका बैकग्राउंड 2017 की बात है जब कतार के ऊपर सऊदी अरबिया एंड ऑल द गल्फ कंट्रीज उन्होंने ब्लॉकेट्स लगाए थे, और हाल ही में आपका ये डील साइन हुई है जिसके चलते जो पहले इन्होंने इनके ऊपर ब्लॉकेट्स लगाए थे उन सबको अब लिफ्ट कर दिया गया है। फाइन, सो वे आर द हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट रियाद, सऊदी अरबिया। एंड कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? इस्टेब्लिश्ड इन 1981, और इसको पॉपुलरली हम लोग अरब नाटो के नाम से भी जानते हैं। एंड आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इनकी कैपिटल्स एंड करेंसी। और कुवैत की बात करें, कुवैती दिनार जो है इट इज़ द हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी इन द वर्ल्ड। फाइन, नेक्स्ट अप वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी। सऊदी अरबिया जो है बहुत न्यूज़ में रहता है। हाल ही में सऊदी अरबिया के एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक भी किया गया है, जिसमें यमन के जो कुछ मिलिटेंसी ग्रुप है उन्होंने बोला है कि उन्होंने हमला किया है उसके ऊपर। सो इसलिए ओपेक इज़ वेरी मच इन न्यूज़। और हाल ही में इंडिया में जो ऑयल प्राइजेस, जो हमारे पेट्रोल प्राइजेस है, वो इतना ज़्यादा उसमें चढ़ाव आ गया वो, जिसके चलते ओपेक बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट डज ओपेक स्टैंड्स फॉर? ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सो ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। Where are the headquarters? The headquarters are at Vienna, Austria. Now यहाँ पे 1965 लिखा है। सो आप एक चीज़ याद रखें, अगर आपको इसका पुराना हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, सो पुराना हेडक्वार्टर जो है इसका वो 1960 में इट वाज बगदाद। क्या था? तो अगर पूछा जाए इसका फाउंडेशन कहाँ किया गया है, फाउंडेशन वाज नॉट एट वियना ऑस्ट्रिया। उसका जो फाउंडर है, मतलब जहाँ पे ये फाउंड हुआ था, इट वाज इन 1960। और कहाँ हुआ था बगदाद, ईरान में। ठीक है, सो इतना याद रखें, 1960 में बगदाद ईरान में इसको फाउंड किया गया था, और फिर लेटर ऑन 1965 में इसका जो हेडक्वार्टर है उसको चेंज किया गया था। अगर हम ओपेक की बात करें, ओपेक है क्या? ओपेक इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू योर ऑयल। सो जितना भी आपका, पहले तो ये जितनी भी कंट्रीज है दे आर ऑयल रिच कंट्रीज। नाउ ऑल द ऑयल रिच कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ ओपेक। जितनी भी आपकी रिच कंट्रीज है जो ऑयल बनाती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, वो सब तो इसका पार्ट है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी कंट्रीज जैसे आपका रशिया है, आपका नॉर्वे है, आपका यूएस है, जो एक्चुअली में क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस तो कर रहा है बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ओपेक। ठीक है, सो अगर हम ओपेक की बात करें, व्हाट इज इट? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ importantly 13 nations. Now all those people जो comment section पे लिखेंगे कि मैम 13 नहीं है 14 है, I will recommend all of you to kindly visit OPEC का official site और वहाँ पे जाके आप पढ़े, क्योंकि हाल ही में एक और कंट्री ने इसमें से ऑप्ट आउट कर लिया है। फाइन, सो यू कैन ट्रस्ट व्हाट आई एम सेइंग। सो इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 13 नेशंस। और ये क्या करते हैं? ये सब कोऑर्डिनेट करते हैं एक यूनिफाइड मैनर में, एकजुट होके कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि पेट्रोलियम जो है उसकी एकजुट पॉलिसीज बन सके और एक रेगुलर सप्लाईज जो है वो हर एक कंट्री तक पहुंचते जाए। नाउ अगर हम सिंपल और सरल शब्दों में बात करें तो ये कुछ नहीं करता है बट इट वेरी डेलिकेटली मैनिपुलेट्स द ऑयल प्राइजेस। तो ये बहुत डेलिकेट तरीके से जितने भी ऑयल प्राइजेस हैं इन द वर्ल्ड उनको ये जो है मैनिपुलेट करता है। नाउ ऑयल जब हम खरीदते हैं तब ऑब्वियसली जितना हमको पैसे पे मिलता है उतना महंगा तो होता नहीं है, उससे कम का ही होता है। बैरल के हिसाब से हम लोग ऑयल खरीदते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑयल के ऊपर इतना वैट है, सेस टैक्स लगता है, जिसके चलते ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
ठीक है। सो यही वो कंट्रीज है जो ऑयल के क्या करते हैं, प्राइजेस को डेलिकेटली मैनिपुलेट करते हैं। अगर हम इनकी मेंबर्स की बात करें, हु ऑल आर द मेंबर्स ऑफ ओपेक, द मेंबर्स आर ईरान, इराक, ऑब्वियसली तो हाई, बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं इनके पास, कुवैत है, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लिबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गेबनॉन, अंगोला, गिनी एंड कॉन्गो। ठीक है। सो ये सब क्या है आपके, ये सब पार्ट है आपके ओपेक के, या दे आर ओपेक नेशंस, जो ऑयल प्रोडक्शन जो है इकोनॉमिकली पूरे कंट्रीज, हर एक कंट्रीज में पहुंचाते हैं। नाउ अगर हम ओपेक की बात करें, ओपेक कंट्रीज की बात करें, तो 44% जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है वो इन्हीं कंट्रीज से आता है। सो ग्लोबली 44% का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो इन्हीं से ही आता है। और वर्ल्ड के जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो रिजर्व्स भी हैं, वो 73% इन्हीं कंट्रीज के पास है। इसीलिए ये क्या है, ऑयल के क्षेत्र में दिया बिग डैडीज, और इन सब का बाप या पापा जी कौन है, इट इज सऊदी अरबिया। तो इट इज लाइक, देखो कभी भी आपने देखा होगा ओपेक की कोई डील होती है, सो सऊदी अरबिया का वो आया होता है, हाथ मिला रहा होता है। सो सऊदी अरबिया अगर कुछ भी बोलते हैं, इट इज लाइक कि भाई वो ओपेक पूरा उसको बैक कर ही रहा है। ठीक है। तो 70% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल जो रिजर्व्स है वो भी इन्हीं कंट्रीज के पास है। नाउ जब ये कंट्रीज बनी थी उस टाइम पे कुछ फाउंडर मेंबर्स थे इनके, लेकिन ओवर द इयर्स बहुत सी ऐसी कंट्रीज उन्होंने क्या कर दिया है जो इनिशियली ओपेक का पार्ट थे, बट आहिस्ता आहिस्ता विद द कोर्स ऑफ टाइम दे हैव ऑप्टेड टू स्टे आउट या ऑप्टेड टू टर्मिनेट देयर सीट इन द ओपेक। सो इनमें से कौन है, 2019 में इट वाज कतार। सो 2019 में कतार ने बोला कि हमको बाहर निकालो। हाल ही में 2020 में बहुत जगहों पे आपको अगर आप सर्च करेंगे ना तो 14 नेशंस आएगा, लेकिन 2020 में हाल ही में इट इज़ इक्वाडोर जिसने क्या किया, अपने आप को टर्मिनेट कर दिया है फ्रॉम ओपेक। इंडोनेशिया ने 2016 में ही जो है इसमें से ऑप्ट आउट कर दिया था। नाउ अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ लिखी गई है, आउटपुट कट डील। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ थी जब अब ओके, सो लेट्स गेट बैक, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम पे ट्रेड जो था हर चीज़ इट केम टू एन एंड, मतलब नॉट एन एंड बट उस पर स्टॉप लग गया। अब जब आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप इतना तेल लाएंगे तो सही पर रखेंगे कहाँ। चलो आपने बोला कि ऑयल की, तो जिसके चलते ओपेक नेशंस को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि इनका तो क्या कहते हैं पूरा का पूरा दामोदार जो है वो ऑयल के ऊपर ही बेस्ड है, राइट। जिसके चलते जो आपकी ये ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। उस टाइम पे बहुत कंट्रीज़ ने रिफ्यूज़ किया कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे। अब इतने प्राइसेस नीचे आने के बावजूद क्यों कंट्रीज़ जो थे आपके ऑयल नहीं खरीद रहे थे, इसके बहुत रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न है आप इतने ऑयल ले तो लेंगे पर उनको रखेंगे कहाँ। ठीक है, चलो आपने अपने रिजर्व्स तो भर दिए कि भाई इतना रख देते हैं, अभी सस्ता मिल रहा है, कल को हम इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपने उसको पूरा फिलअप कर लिया फिर आप ऑयल कहाँ रखेंगे। नाउ उस टाइम पे सऊदी अरबिया ने क्या किया, अपने प्रोडक्शन पे रोक लगा दी। उन्होंने बोला कि हमको क्या करना है, प्रोडक्शन पे रोक लगाओ, कम सप्लाई करो। ठीक है, नाउ उस टाइम पे आउटपुट कट डील, मतलब जो आउटपुट है उसके ऊपर कट लगा दिया कि भाई प्रोडक्शन को कम करो। उस टाइम इंडिया ने बहुत तेल जो था सऊदी अरबिया से लिया, प्रोवाइडेड इंडिया ने बोला कि भाई आप अपनी जो प्रोडक्शन है उसको स्टेबल रखें, क्योंकि देखो अब कोविड का टाइम हैज़ गॉन, नाउ ट्रेड सब कुछ हो रहा है, थिंग्स आर गेटिंग बैक टू बेसिक्स। अब सब लोग ट्रेड भी कर रहे हैं, सब लोग, अब तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं, आपके कमर्शियल फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, सब कुछ शुरू हो गया है, तो ऑयल तो चाहिए हमको। तो इंडिया ने जब तेल लिया था तो उन्होंने बोला था कि जब थिंग्स आर गोइंग टू गेट बैक टू बेसिक्स तब आप एकदम से अपने ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा मत देना। क्यों? क्योंकि हमको भी तो टाइम चाहिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। नाउ सऊदी अरबिया ने क्या किया, सऊदी अरबिया ने अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया। नाउ प्रोडक्शन कम बट द डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस बट द डिमांड इज मोर, तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे, जिसके चलते हम अभी क्या कर रहे हैं, हम ऑयल प्राइजेस के साथ बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं। तो तब इंडिया ने ये चीज़ कही थी, और अभी हाल ही में न्यूज़ भी थी कि ओपेक नेशंस ने कहा था कि हम लोग एशियन कंट्रीज़ के लिए जो प्राइसेस हैं उनको
चेंज नहीं करेंगे, उनको वैसे का वैसा ही रखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज योर आउटपुट कट डील। तो यहाँ इंडिया ने ये कहा था कि भैया आप अपने जो प्रोडक्शन है उसको स्टेबल रखो, आप ये मत करना कि एकदम से आप प्रोडक्शन को कम कर दो ताकि बहुत डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम होने वजह से प्राइजेस जो है वो बहुत ऊपर चले जाएं। तो तब जो था सऊदी अरबिया ऑब्वियसली बैक किया इंडिया को, इंडिया विद G20 नेशन, उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा मत करना। सऊदी अरबिया ने कहा कि ठीक है वी वोंट डू दैट, बट नाउ सऊदी अरबिया ने फिर से अभी हाल ही की न्यूज़ है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को हमको कट करना ही पड़ेगा और हम कट करेंगे ही करेंगे। अब इसको ग्रीड कह लो या जो भी कह लो, बट दिस इज हाउ इट इज़। नाउ ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जिनके पास ऑयल रिजर्व्स भी हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी हैं, लेकिन आर नॉट पार्ट ऑफ ओपेक, जिसमें आपका रशिया है, यूएस है, जिसमें आपका नॉर्वे है, ठीक है। अब ऐसी भी कुछ कंट्रीज हैं जो ओपेक का पार्ट तो नहीं है लेकिन ओपेक के साथ बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स के साथ डील करते हैं। जैसे आपका रशिया नॉट पार्ट ऑफ ओपेक, लेकिन ओपेक के बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसमें रशिया जो है बहुत ज़्यादा अपना एग्रीमेंट में पार्ट लेता है, ठीक है। अब एक और टर्म जो आपके ओपेक में आती है दैट इज योर ओपेक प्लस नेशंस। नाउ ओपेक प्लस नेशंस क्या है? ओपेक प्लस नेशंस वो कंट्रीज हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ ओपेक, लेकिन ये भी ऑयल प्रोडक्शन और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। इनके जो नाम है वो क्या है आपके? नंबर 1 इज अज़रबैजान, नंबर 2 इज बहरीन, नंबर 3 इज ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। सो ये आपके क्या है? ये आपके ओपेक प्लस नेशंस हैं। सो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ओपेक प्लस नेशंस में भी यूएसए, नॉर्वे या रशिया को टिक मार के आ जाएंगे। ओपेक प्लस नेशंस आपके ये वाले हैं, अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। सो इसमें रशिया है, यूएस एंड नॉर्वे का नाम इसमें नहीं है। फाइन, सो दिस वाज ओपेक। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट या नेक्स्ट जो हमारा आज का ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन और OIC। सबसे पहले तो इस्लामिक कॉरपोरेशन है, तो इसमें कौन सी है? आपकी वही मेजॉरिटी, आपकी वही कंट्रीज है जहाँ पे इस्लाम जो है मेजॉरिटी में है, ठीक है। सो ये कब फाउंड हुआ था? इट वाज फाउंडेड इन 1969 और इसमें कितने मेंबर्स हैं? देयर आर 87 मेंबर्स। वे आर द हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट जीदा, सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया में जो दो सबसे बड़े जो रिलीजियस स्थान है इस्लाम रिलीजन के, मक्का मदीना, वो भी यहीं पर ही हैं। तो जिसके करते OIC दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, उसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर ही है। नाउ व्हाट डू दे वर्क फॉर? इनका काम क्या है? इनका काम है सेफ गार्ड करना और प्रमोट करना इंटरेस्ट ऑफ हु? एज द नेम सजेस्ट, इस्लाम, राइट। सो मुस्लिम वर्ल्ड में सब के सब इकट्ठे पीस और हार्मनी के साथ रहें और इनके जितने भी चाहे रिलीजियस है, चाहे पॉपुलेशन है, हर चीज़ को सेफ गार्ड करे और प्रोटेक्ट करे। एंड प्राइमरीली किसके साथ डील करता है? ये मुस्लिम वर्ल्ड के साथ डील करता है और प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। सो ये इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी के साथ डील करता है। हेडक्वार्टर्स याद रखना जरूरी है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है आपके? हेडक्वार्टर्स आर एट जीदा, सऊदी अरबिया। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 2019 में इंडिया को इनवाइट किया गया था इनकी मीटिंग में, जिसके चलते पाकिस्तान बीइंग OIC मेंबर, क्योंकि इंडिया को इनवाइट किया गया था और हमारे जो टर्म्स है पाकिस्तान इट्स नॉट वेरी गुड, तो इंडिया को इनवाइट किया गया जिसके चलते पाकिस्तान डिड नॉट कम। सो पाकिस्तान नहीं आया बट इंडिया वेंट और इंडिया को इन्वाइट किया गया था। सो दिस इज वन ऑफ एक तरीके का बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए कि एक OIC मेंबर कंट्री का एक मेंबर नहीं आया, लेकिन फिर भी इंडिया को इनवाइट इसमें किया गया, ठीक है। सो आपको इसका हेडक्वार्टर याद रखना है और ये किस चीज़ को प्रमोट करता है? जिसके नाम में इस्लाम है, तो ये मुस्लिम वर्ल्ड की पीस और हार्मनी को सेफ गार्ड करने की बात करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या अलायंस जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक
एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो होली सोली इंडिया के ऊपर बेस है, जिसका हेडक्वार्टर्स जो है आपके इंडिया में है। नाउ ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 2015 में, लेकिन इसकी फर्स्ट असेंबली हैपेंड 3 years लेटर इन 2018। अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, ISA की बात करें, तो 2015 में इट वाज लॉन्च जॉइंटली बाय 2 एक इंडिया और दूसरा फ्रांस। सो इंडिया से इट वाज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो उनके प्रेसिडेंट थे दैट इज फ्रैंकोनिस हॉलैंडे, उन्होंने क्या किया था? जॉइंटली ISA को लॉन्च किया था 2015 में। ठीक है, और ये बात कब हुई थी? ये बात हुई थी आपकी COP21। व्हाट इज COP? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। एंड किसकी COP थी? किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी? इट इज UNFCCC हेडक्वार्टर्स एट बॉन जर्मनी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर था ये कन्वेंशन, उसकी ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी। तो 21वीं जब पार्टी आपकी कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ, पेरिस एग्रीमेंट। तो जिसके चलते इन दोनों ने जॉइंटली बोला कि हम क्या करेंगे? इंटरनेशनल सोलर लाइंस को की स्थापना करेंगे। और ये किसके बारे में बात करता है? इट मेजरली और प्राइमरीली टॉक्स अबाउट कि हमको अपना जो डिपेंडेंस है ऑन फॉसिल फ्यूल्स उसको कम करना है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जब हम यूज़ करते हैं, एक तो ख़त्म भी हो रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, चलो वो तो अलग चीज़ आ गई, लेकिन इससे क्लाइमेट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है? इसकी एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा हो रहा है। सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा हो, जिसके चलते उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया। नाउ पहली बात तो इट इज़ फुल फ्लेज्ड, ये एक पहली फुल फ्लेज्ड ट्रीटी है विच इज़ बेस्ड इन इंडिया। तो ये इंडिया के ऊपर बेस्ड फुल फ्लेज्ड ट्रीटी है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स आर एट गुरुग्राम हरियाणा। तो आपको याद रखना है इंडिया में है, पर इंडिया में कहाँ? आई एम श्योर सबको पता होगा क्योंकि इतना फेमस है ये, बट जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखिए गुरुग्राम कहाँ पे? इट्स नॉट इन न्यू दिल्ली, इट इज़ इन गुरुग्राम हरियाणा। लेकिन अगर इसकी फर्स्ट असेंबली की बात करें जो 2018 में हुई थी, इट वॉज नॉट एट गुरुग्राम, इट वॉज एट न्यू दिल्ली। सो फर्स्ट असेंबली जो था इसका 2018 में हुआ, और कहाँ पे हुआ? इसकी न्यू दिल्ली में इसकी फर्स्ट असेंबली को किया गया था। और जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो आपकी असेंबली ही है। ठीक है, नाउ इस 2018 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, जैसे कि पहला आ गया आपका STAR-C, STAR-C, विच स्टैंड्स फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर प्रोजेक्ट, विच वॉज अप्रूव्ड इन योर फर्स्ट असेंबली। तो आप ये जो है इसका फुल फॉर्म भी याद रखें, और अगर पूछा जाए ये किसके साथ रिलेटेड है तो आप याद रखें ये ISA के साथ रिलेटेड, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ रिलेटेड है। और हाल ही में 2020 में ही इन्होंने अपना ISA ने रिलीज किया है ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट। सो ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट 2020 की इन्होंने अभी हाल ही में रिलीज किया है। एंड इंडिया ने कमिट किया है कि वो क्या करेगा? इंडिया हैज़ कमिटेड टू ऑपरेशनलाइज योर सोलर पावर कैपेसिटी ऑफ 100 गीगावाट। तो उन्होंने बोला है कि हम 2022 तक, मार्च 2022 तक ऑपरेशनल मतलब चलते हुए 100 गीगावाट के क्या करेंगे? हम लोग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो है उनको स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिसके नाम में सोलर अलायंस है, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ रहा है ना, तो आप ग्लोबल जो वार्मिंग कर रहा है सन है, उसकी ही चीज़ को यूज़ करके उनको काम में लाओ। और ये कब हुआ था? ये COP21 UNFCCC जो है उसकी मीटिंग में इस चीज़ को डिसाइड किया गया था, जिसमें इंडिया एंड फ्रांस उनके जॉइंट एफर्ट के साथ 2015 में इसको शुरुआत किया गया। फर्स्ट असेंबली वॉज इन 2018, हेडक्वार्टर्स आर एट गुरुग्राम हरियाणा, बट द फर्स्ट असेंबली टुक प्लेस at New Delhi in India. So this was about some of your important organization. Thank you so much guys, and I will see you back soon with another lecture series. Thank you.